की बड़ी खबर से नेशन व्यू की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक से खबर आ रही है, जहां सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि राज्यपाल आज रात 9 बजे बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए 9 दिन का वक्त मिल सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों के, जेडीएस के तमाम विधायकों के हस्ताक्षर कर अपने बहुमत को और अपने विधायकों की रजामंदी को साबित करने की कोशिश की थी। और कांग्रेस लगातार कह रही थी कि राज्यपाल पर उनकी नजर जरूर टिकी रहेगी, लेकिन यहां पर अब अगर बीजेपी को न्योता देते हैं राज्यपाल, ये उनका विशेष अधिकार है, उनके विवेक पर निर्भर करता है। संविधान में इस पर लिखित तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन यहां पर जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के खेमे से खबरें आ रही थी, वो इसका विरोध जरूर करेंगे। यासर हमारे साथ है। यासर, जो लगातार कहा जा रहा था कि जो ये वक्त लग रहा है कहीं ना कहीं वो बीजेपी को न्योते के लिए लग रहा है, क्योंकि बीजेपी का खेमा नंबर ना होते हुए भी जिस तरह से आश्वस्त नजर आ रहा था, चाहे फिर वो प्रकाश जावड़ेकर हो, येदियुरप्पा हो, और अंततः वही हुआ है। यासर जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों से जो खबर आ रही है, कुछ ही समय में जो है राज्यपाल जो है बीजेपी को न्योता दे सकता है सरकार बनाने के लिए। इससे पहले जो है राज्यपाल ने कई जो पूर्व अटॉर्नी जनरल से उनसे बातचीत की है, लीगल ओपिनियन लिया है और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है, ऐसे फिलहाल सूत्र बता रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है राजभवन से, लेकिन हम जिस तरह से अगर देखें कि पूरा दिन क्या हाल रहा, किस तरह से राजनीतिक घमासान चलता रहा राजभवन के बाहर। पहले हमने देखा कि बीजेपी के जो विधायक दल के नेता हैं बी एस येदियुरप्पा, वो पहुंचे और उन्होंने सरकार बनाने का दावा किया। उसके बाद हमने देखा शाम को 5 बजे करीब जेडीएस और कांग्रेस की जो नेता थे वो पहुंचे और एचडी कुमारस्वामी ने भी सरकार बनाने का दावा पेश किया। और जिस तरह से उसके बाद हमने माहौल देखा कि किस तरह से लगातार एक दबाव बनाने की कोशिश भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और जेडीएस कर रही थी और कह रही थी कि अगर उन्हें मौका नहीं मिलता है सरकार बनाने का तो वो लीगल ओपिनियन के साथ साथ धरने पर भी बैठ सकते हैं। तो अब जो खबर मिल रही है कि कुछ ही समय में जो है राज्यपाल बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे सकती है। बिल्कुल, और यहाँ पर पूरा सियासी ड्रामा जो है वो भी अब अनफोल्ड हो रहा है। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं यासर के बस से विधायकों को ले जाया जा रहा है। तो एक बार फिर से क्या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, रिजॉर्ट ड्रामा देखने को मिलेगा आने वाले 9 दिनों के लिए, क्योंकि 9 दिन का वक्त ऐसा सूत्र कह रहे हैं कि मिलेगा बीजेपी को सरकार बनाने के लिए, अपना दावा बहुमत साबित करने के लिए। बिल्कुल, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी थी आज सुबह से ही। जिस तरह से खबरें आ रही थी कि बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिल सकता था, और हमने देखा जब खुद कुमारस्वामी ने भी कहा कि बीजेपी अप्रोच करने की कोशिश कर रही है जेडीएस के विधायकों को भी। तो अब जो है अभी कुछ देर पहले जो है कांग्रेस दफ्तर से, केपीसीसी दफ्तर से 2 बसें निकली है जिनमें कांग्रेस के विधायक हैं और वो बिरदी एक रिजॉर्ट में जा रही है। ये वही रिजॉर्ट है जहाँ पिछले साल गुजरात कांग्रेस के 40 विधायकों को रखा गया था। ये जो पूरा एरिया है कांग्रेस के विधायक डीके शिव कुमार का है और उस पूरे एरिया में देखो तो उसकी पकड़ मजबूत है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब लग रहा है कि यही एक सेफ जोन है जहां पर वो विधायकों को एकजुट रख सकती है और कांग्रेस उन्हें बीजेपी। पिछली बार डीके शिव कुमार ने अहमद पटेल को जिताने के लिए बीजेपी के तमाम दावों को पलट कर रख दिया था। पिछली बार की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में तो जीत कांग्रेस की हुई थी। डीके शिव कुमार जिनके इस एरिया में, जिनके इस रिजॉर्ट में तमाम लोग ठहरेंगे, उनकी हुई थी। तो इस बार भी वो पुरजोर तरीके से, फ्रंट तरीके से कोशिश उनकी यही है कि ये नंबर, जो मैजिक फिगर है, उनको बीजेपी टच ना कर सके, तमाम विधायकों को सिक्योर रख सकें। लेकिन यासर, बीजेपी इतना दम कहाँ से ला रही है? 6 विधायक जरूर एब्सेंट रहे थे आज कांग्रेस के, लेकिन उसके बावजूद भी मैजिक फिगर है कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के पास। तो बीजेपी क्या करेगी? क्या सूत्र कह रहे हैं? देखिए, बीजेपी का कहना है कि जब सरकार बन जाती है, अगर उनको राज्यपाल न्योता देता है और वो कल सरकार बना पाते हैं तो उसके बाद है आसान हो जाएगा पोच करना कैंडिडेट्स को, जो चाहे वो बीजेपी कांग्रेस के हो या जेडीएस के, क्योंकि एक बार सरकार बन जाती है तो आसानी से दूसरे जो है विधायक पार्टियों को, उनको अपनी खेमे में लाने की कोशिश हो सकती है। और यहाँ पर देखिए जो टेक्निकलिटी है, तो यहाँ पर अगर व्हिप का उल्लंघन होता है, जिस दिन फ्लोर टेस्ट है, अगर व्हिप का उल्लंघन करते हैं चाहे जेडीएस या कांग्रेस के विधायक, तो जो मेजॉरिटी
मेजॉरिटी होती है नंबर जो वो कम आ जाए, जो जादुई आंकड़ा है 113 का वो कम हो जाएगा और बहुमत जो है ऑटोमेटिकली बीजेपी के पास आ जाएगी। बिल्कुल, तो ये कोशिश रहेगी कि व्हिप जो है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन कराया जाए और आप फोर्सफुली नहीं कह सकते हैं वोट डालने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो कार्रवाई करनी होगी उसके बाद जो कुछ होगा बाद में होगा, लेकिन इस दौरान अल्पमत की सरकार जो है चलती रहेगी, जोड़ तोड़ की राजनीति भी चलती रहेगी। धीरेन्द्र हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र, गोवा मेघालय के राज्यपाल का विवेक कुछ और कहता था और यहाँ कर्नाटक में राज्यपाल का विवेक कुछ और कहता नजर आ रहा है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है। नैतिकता तो राजनीति में कहीं ठहरती नहीं, लेकिन ये जोड़तोड़ कहाँ से आएगा, कैसे नंबर पूरा होगा, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? अब देखिए, अभी भी जो लग रहा है कि बीजेपी जिस तरह से एग्रेसिव मोड में दिख रही है, लेकिन वो ये जानती है कि ये आसान काम नहीं है, इसीलिए जिस तरह से पूरी कोशिश के बावजूद आपको दिखेगा कि उसके जो लीडर्स हैं वो सिर्फ भरोसा जताते दिख रहे हैं, लेकिन वो कैसे होगा ये अभी संभव नहीं। अगर हम लोग इस चीज को देखते हैं कि कितने लोगों की जरूरत होगी, कितने को रेस्ट्रेन करा के फिर दोबारा आप ये लगातार करना होगा कि कहीं जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके लिए भी तैयारी रखनी होगी अगर आप कुछ लोगों को सिर्फ लिमिट पर जाकर करते हैं। तो इसीलिए 15 विधायकों को अगर आप अब्सटेन कराने की कोशिश करते हैं, 15 विधायकों को इस तरह से इस्तीफा दिलाने को राजी होते हैं, तब आप एक थिन मेजॉरिटी जो एकदम सिल्वर लाइन जो हेयर पिन लूप पर है उस पर आप कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अभी कुछ दिख नहीं रहा। और ये बात कांग्रेस और ये 15 विधायक, धीरेन्द्र, आसान नहीं होता है कि जो विधायक इतनी मेहनत करके चुनाव में चुनकर आता है वो इस्तीफा देने के लिए राजी हो जाएगा। उसे अपनी जीत का भी भरोसा नहीं होता है, आश्वस्त नहीं होता है कि वो 6 महीने में फिर से दोबारा जनता के बीच जाने के लिए कितना तैयार रहता है। और 15 कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, लेकिन बीजेपी का कॉन्फिडेंस पोस्चरिंग है या वाकई में उसके पास नंबर आ गए हैं, या फिर पूरा ड्रामा करके बीजेपी ये दिखाना चाह रही है कि देखिए हमने तो जनता के मैंडेट की कदर करने की कोशिश की थी और किस तरह से कांग्रेस और जेडीएस ने बिहेव किया। धीरे धीरे ये पूरा घटनाक्रम अनफोल्ड होगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज राजभवन से देर रात तक बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता और 9 दिन का वक्त मिल सकता है, लेकिन सरकार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप का बम फोड़ दिया है कि विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए 100 करोड़ का ऑफर मिला। वहीं बीजेपी ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और ये तो होना ही है, लेकिन हो क्या रहा है ये आप हमारी सबके सामने है और कैमरा उसे कैद भी कर रहा है। Several MLAs they are approaching from yesterday evening. One cabinet rank and huge money. Excuse me. They have done it in Goa. They're trying here. I think they will not succeed in this. We are not in a habit of doing horse trading in any kind. कर्नाटक के पॉलिटिकल पिक्चर में अब ऐसा ट्विस्ट आ गया जिसमें पर्दे के पीछे डील पर आरोप प्रत्यारोप के डायलॉग गूंजने लगे हैं। चुनाव नतीजों में नंबर 2 कांग्रेस और नंबर 3 जेडीएस सत्ता की दौड़ लगा रही है, विधायकों की परेड करा रही है। इसी बीच जेडीएस अध्यक्ष कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि बीजेपी उनके विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है। बीजेपी मंत्री पद और 100 करोड़ का ऑफर दे रही है। They are approaching our MLAs. They only no several MLAs they are approaching from yesterday evening. One cabinet rank and huge money. कर्नाटक में बीजेपी रोको मुहिम की अगुवाई कर रही कांग्रेस के 78 विधायक हैं। कला बचाने के लिए जेडीएस की तरफ हाथ बढ़ाया, अब सुर भी मिला रही है कि हाँ, ये तो बीजेपी की पुरानी स्टाइल। They have done it in Goa. They're trying here. I think they will not succeed in this. उधर बहुमत से 8 कदम दूर बीजेपी डील के आरोप को सिरे से खारिज कर रही है। राजभवन में दावा पेश कर चुके येदियुरप्पा के साथ पार्टी एक सुर में कह रही है कि डील के आरोप सरासर झूठे हैं। We are not in a habit of doing horse trading in any kind, and therefore we are going by rule book, and we are forming government. That is our confidence. We have already met the governor, so we have already submitted our claim. देश की राजनीति में विधायकों की खरीद फरोख्त और ब्लेम गेम का खेल नया नहीं है। कर्नाटक में सरकार पर सस्पेंस बढ़ा तो यहाँ भी डील पर डील के आरोप उछाले जाने लगे। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन। सिर्फ सरकार बनाने की जुगत तो चल रही है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, खरीद फरोख्त की भी खबरें दोनों खेमों से आने लगी हैं। लेकिन आपको कुछ दिलचस्प जानकारी देते हैं कि
दोनों ही पार्टियों के लिए या फिर यूं कहें सभी पार्टियों के लिए, नेताओं के लिए जनता में रोष कितना था। बीजेपी का विजय रथ बहुमत से दूर रह गया तो कांग्रेस और जेडीएस को भी मौका मिल गया। लेकिन सत्ता के इस गणित को दिलचस्प बनाने में नोटा का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। कर्नाटक में नोटा को कुल 3 लाख वोट मिले हैं। 7 सीटों पर नोटा को मिले वोट का अंतर जीत के मार्जिन से ज्यादा है। जरा सोच के देखिए, वो 7 सीट अगर किसी के खाते में आती तो फिर ये सब कुछ ना हो रहा होता। नोटा को बेंगलुरु साउथ में सबसे ज्यादा 15,829 वोट मिले हैं। नोटा ने कैसे हर पार्टी को झटका दिया है, अब वो भी देखिए। अलंग विधानसभा सीट में बीजेपी जीती, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। जीत हार का मार्जिन रहा 697 का, लेकिन 1445 लोगों ने नोटा को पसंद किया। बादामी में कांग्रेस को जीत मिली है, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है। जीत हार का मार्जिन रहा है 1696 का और नोटा को 2007 लोगों ने पसंद किया है। गढ़क विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस जीती है, मार्जिन रहा है 1868 वोटों का और नोटा पर उंगली दबी 2007 लोगों की। हिरेकेरूर में बीजेपी कैंडिडेट कांग्रेस वाले से महज 555 वोटों से पीछे रह गए, लेकिन नोटा को 972 लोगों ने अपनी पसंद बनाया। कुंगडोल में भी बीजेपी कांग्रेस के बीच जीत हार का अंतर रहा 634 का और नोटा को मिले 1032 वोट। मस्की में कांग्रेस 213 वोटों से जीती, लेकिन नोटा को 2049 वोट मिले। जरा सोच कर देखिए। पावागढ़ा में लड़ाई कांग्रेस और जेडीएस में हुई, मार्जिन 409 का था और नोटा 794। तो जरा सोचिए, अगर इन लोगों ने किसी को भी ना चुनकर किसी को चुन लिया होता तो शायद फ्रैक्चर्ड मैंडेट ना भी मिलता। आगे बढ़ते हैं, बात काशी की करते हैं, जिसे क्योटो बनाने का सपना खूब बेचा गया, खूब दिखाया गया। उस काशी में कुछ लोगों की लापरवाही से मौत का मातम पसर गया। काल ने ऐसा कोहराम मचाया कि 15 लोग मौत के मुंह में चले गए। अब हादसे की तस्वीर देखिए और उसके बाद कैसे सफाई, मुआवजा, जांच, सस्पेंशन, हर बार की तरह सिर्फ यही शब्द सुनाई दे रहे हैं। काशी में काल का कोहराम। हादसे से मचा हाहाकार। गार्डर के नीचे दब गई गाड़ियां। कार का निकला कचूमर। ऑटो पर काल का अटैक। लोगों पर गिरी 100 टन की मौत। अटक गई सांसें, घुट गई चीखें। सदमे के सन्नाटे में गूंज रहे हैं सवाल। मौत के पुल के कितने मुजरिम? और अब आपको हम एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर था, उसके नीचे ट्रैफिक जा रहा था। हालांकि उसके डाइवर्जन को लेकर कई बार एप्लीकेशंस दी जा चुकी थी, कहा जा चुका था। ये निर्माण हो रहा था इस फ्लाईओवर का और अचानक से उसका स्लैब आके गिर जाता है और वहाँ जो उसके नीचे से गाड़ियाँ गुजर रही थी उन पर ये स्लैब, जो राहगीर गुजर रहे थे, गाड़ियाँ गुजर रही थी, उन पर ये स्लैब आके कैसे गिरता है आप देखिए। और गाड़ियों का क्या हश्र होता है, उसके अंदर मौजूद लोगों का क्या हश्र होता है, ये हमने उन विभत्स तस्वीरों से देखा है जो इस हादसे के बाद जो है वो सामने आई है। 100 टन का स्लैब कैसे चलती गाड़ियों पर गिर जाता है, यानी कि मौत कैसे आती है इन्हें पता ही नहीं चलता। और वाराणसी में सिर्फ एक हादसा नहीं हुआ है, कईयों की जिंदगी उजड़ गई है, खुशियां खाक हो गई हैं। किसी का सुहाग छिन गया, किसी के घर का एक लौता कमाने वाला चला गया। हमारे पिताजी थे। कल दोपहर में फोन करके कहेंगे हम आ रहे हैं घर पे शाम तक। हमारे रिश्तेदारी में तो 5 लोग मौत तो बता रहे हैं, 18 लोग वहाँ बहुत लाशें थी। एक पत्नी रो रही है, एक बेटा बिलख रहा है।
नहीं एजेंसी से निकाले थे 2 किलोमीटर आए थी और बिल्कुल न्यू गाड़ी आई थी और उसी के बीच में हादसा हुआ है। ये चित्कार किसी का भी कलेजा चीर दे, ये दर्द किसी की आंखों में आंसुओं का सैलाब भर दे। बनारस में हुए तांडव के जख्मों की टीस जौनपुर थे सुबह 9 बजे। उसके बाद डॉक्टर लेट थे तो रुक गए। उसके बाद 5 बजे दवा लेकर आने लगे, तब वही जो करंट स्टेशन है बनारसी में उसी के नीचे पहुंचे तो वही पुल गिरा ऊपर। बिंदु देवी के आंसुओं का दर्द भी वही है। हादसे ने बिंदु देवी का सुहाग छीन लिया। दुनिया उजड़ गई, कुछ रह गया तो बस ये आंसू। बच्चे 3 हैं, 2 लड़का 1 लड़की हो भैया। कमाई का कोई और जरिया भी है, कैसे चलेगा? कोई नहीं। कहते हैं अनहोनी बताकर नहीं होती, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, लेकिन काशी में जो हुआ वो सिर्फ हादसा नहीं, किसी की लापरवाही ने ये जिंदगियां छीन ली। और अब काशी से लेकर बस्ती और जौनपुर तक सिर्फ एक ही चित्कार है, जानलेवा लापरवाही के जिम्मेदार इंजीनियरों कर्मचारियों के खिलाफ हो। और फ्लाईओवर के दर्दनाक हादसे के गम में वाराणसी समेत पूरा हिंदुस्तान डूबा है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दुख की इस घड़ी में भी शवों का सौदा करने से बाज नहीं आ रहे। दर्द की घड़ी में तो पराये भी अपने हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आखिर कैसे शव का सौदा कर सकते हैं? लेकिन ये सच है, ये हुआ है, देखिए। मैंने 4 आदमी एक तरफ दर्द का गुबार और दूसरी तरफ शवों की सौदेबाजी, एक तरफ गम का पहाड़ और दूसरी तरफ चंद रुपयों का लालच। ऐसी बेशर्मी, ऐसी संवेदनहीनता की यकीन करना भी मुश्किल है। काशी में काल के कोहराम में कईयों ने अपनों को खो दिया। हादसे का दर्द पूरा देश महसूस कर रहा है, लेकिन रिश्वतखोरी की ऐसी आदत लग चुकी है कि मानो संवेदनाएं ही खत्म हो गई हों। जौनपुर के इस परिवार के 5 लोग बेवक्त काल के गाल में समा गए, लेकिन उनका शव देने के लिए भी रिश्वत की डिमांड होने लगी। मैंने 4 आदमी प्राइवेट में कुछ लोग जो वार्ड बॉय टाइप के हैं जो डेड बॉडी को अंदर ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम हाउस में, और पोस्टमार्टम के बाद बाहर ले आ रहे हैं, वो पर हेड बॉडी से कुछ पैसे वसूल कर रहे हैं। हमने उसका एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है। मौत का मातम क्या कम था जो इस सौदेबाजी कलेजा छलनी करने लगी। हालांकि न्यूज नेशन पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासन फौरन हरकत में आया और आरोपी सफाई कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया। रिश्वत मांगे जाने की खबर को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी। एक बनारसी नाम का जो यहाँ सफाई कर्मी, उस पर आरोप लगा था कि किसी परिजन से उसने पैसे की मांग की थी। इसमें जिलाधिकारी महोदय थे, कमिश्नर मंडलायुक्त महोदय भी थे, उनके HOD से और रजिस्ट्रार से बात करके उसको तत्काल प्रभाव निलंबित करके उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई कर दी गई, लेकिन वाकया शर्मसार कर गया। क्या किसी की मौत पर भी कोई सौदेबाजी कर सकता है? सोचकर भी सिर झुक जाता है। आखिर समाज इतना संवेदनहीन क्यों होता जा रहा है? और तकलीफ ये कि ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं। गाजियाबाद में भी एक शख्स पोस्टमार्टम के लिए 500 रुपए मांगने का आरोप लगा रहा है। सुविधा शुल्क के नाम पर लोगों के दर्द की सौदेबाजी आए दिन का चलन हो गया है। तो सवाल ये कि आखिर समाज के ऐसे कलंकों से क्यों आंखें मूंद लेता है प्रशासन? गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। और अमेरिका के हवाई में खिलाई ज्वालामुखी कैसे काल बन गया है, जरा वो भी देख लीजिए तस्वीरें।
आपको दिखाते हैं, आप हैरान हो जाएंगे कैसे ज्वालामुखी फूट पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि आतिशबाजी हो रही है, लेकिन ज्वालामुखी में हो रहा लगातार विस्फोट है। तस्वीरें देखकर आप इसकी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ इसकी भयावता रही है। कितने फीट ऊंचा लावा उछल रहा है। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से लावा कई फीट ऊंचा उछल रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से खास एहतियात बरतने को कहा है। और कहते हैं जागो रखे साइयां मार सके ना कोई। मुंबई में 5 साल की मासूम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। दिल दहला देने वाले वाक़े को आप भी देखिए। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी है और ये बच्ची घर वालों के साथ भागी जा रही है। उसमें सवार होने के लिए तभी ट्रेन चल पड़ती है। घर वाले ट्रेन में चढ़ जाते हैं और मासूम का पैर गैप में फंस जाता है। इससे पहले कि हादसा जानलेवा हो पाता, साथ ही में मौजूद इस शख्स ने, सचिन नाम के इस सुरक्षाकर्मी ने इस बच्ची को वहाँ से हटाया। महाराष्ट्र पुलिस में काम करने वाले सचिन इस बच्ची के लिए देवदूत बनकर आए और इस बच्ची को इस हादसे से बचाया। देखिए। और जैसलमेर में रेस 3 की शूटिंग खत्म करने के बाद सलमान खान और उनकी पूरी टीम एक ढाबे पर आराम फरमाती नजर आई। दरअसल पूरा क्रू सड़क के रास्ते जैसलमेर से जोधपुर लौट रहा था कि तभी सलमान अचानक एक ढाबे पर रुके और राजस्थानी खाना खाने लगे। सलमान ने कुछ देर चारपाई पर आराम भी किया। रेस 3 में सलमान की हीरोइन जैकलीन ने ये सारी तस्वीरें अपने मोबाइल में भी कैद की और सोशल मीडिया पर अपलोड की। इस ढाबे का खाना सलमान को इतना पसंद आया कि उन्होंने कुक को टिप भी दिया।